ओके स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14। लेकिन उसमें जो चैप्टर नंबर 12 है वो हम बिल्कुल लास्ट में और बहुत ब्रीफली रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पर्पस ये है कि जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 को रिवाइज कर लें। चैप्टर नंबर 12 इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको टोटल 14 चैप्टर्स कराए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 12 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 से। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे होते हो या बिजनेस एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट कर रहे होते हो या किसी भी एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, या डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे ब्रॉडली स्पीकिंग आपके पास दो मेथड्स होते हैं, एक है वर्बल कम्युनिकेशन और फिर दूसरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो, दैट्स वर्बल कम्युनिकेशन, और जब आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, दैट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन की भी दो कैटेगरीज है। जब आप बोल के बात कर रहे होते हो, उसे कोई बंदा सुनता है, दैट्स ओरल कम्युनिकेशन। जब आप लिख के बात कर रहे होते हो, कोई उसे पढ़ता है, दैट्स रिटन कम्युनिकेशन। मुझे एक मिनट दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपके पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। जो वर्ड, ये जो वर्बल वर्ड है निकला है वर्ब से, और वर्ब का मतलब होता है वर्ड, कि जहां पे वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं वो कहलाती है वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप बोल सुन रहे हो तो ओरल कम्युनिकेशन, जब आप लिख पढ़ रहे हो तो रिटन कम्युनिकेशन। ऑन द कॉन्ट्ररी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास वो तमाम नॉन वर्बल क्यूज होते हैं कि जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू। इसके अलावा आपके पास जो पैरा लैंग्वेज होती है, यानी कि जो भी आप बात कर रहे हो, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपकी इंटोनेशंस क्या है, आपकी पेस क्या है, आपका एम्फेसिस कहाँ है, फंबल कहाँ हो रहा है, पॉजेस कहाँ ले रहे हो, आवाज में जो कॉन्फिडेंस है, आवाज की जो पिच है, ये तमाम चीजें आ जाती है पैरा लैंग्वेज में। फिर आपके पास आ जाते हैं पॉस्चर्स। पॉस्चर्स का मतलब ये है कि मैं एक स्टैटिक पोजीशन पे हूँ। लेट सपोज अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, या मैं बैठा हुआ हूँ, या मैं लेटा हुआ हूँ, तो मैं किस पॉस्चर में बैठा हुआ हूँ, किस पॉस्चर में खड़ा हुआ हूँ, किस पॉस्चर में लेटा हुआ हूँ। अक्सर कुछ लोग इस तरीके से बैठे हुए होते हैं कि शायद वो बैठे हुए नहीं, लेटे हुए हैं, वो थोड़ी सी लेड बैक पोजिशन में होते हैं। तो ये एक अलग चीज कम्युनिकेट कर रही होती है। या लेट सपोज अगर मैं बहुत ज्यादा झुका हुआ हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक अलग पॉस्चर है। मैं खड़ा हुआ हूं लेकिन दीवार पे टेक लगा के खड़ा हुआ हूं, तो इसका मतलब ये है कि मेरा पॉस्चर डिफरेंट हो जाता है। जेस्चर्स जो हैं, आप जब भी कम्युनिकेट करते हुए अपने बॉडी मूवमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हो, अपने ऑर्गन्स को मूव कर रहे होते हो, दैट्स योर जेस्चर। जैसे मैं बात करते हो अपने हैंड्स को मूव कर रहा हूं। अक्सर लोग चलते हुए जब बात कर रहे होते हैं अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने सर को जो है मूव कर रहे होते हैं, जैसे नॉड करना या डिक्लाइन करना, तो ये आपके जेस्चर्स होते हैं। इसके बाद पर्सनल अपेयरेंस। पर्सनल अपेयरेंस का मतलब ये है कि आपने क्या पहना है। अब वो चाहे आपने अपने जिस्म पे पहना हो, या आपने जो है वो कोई एक्सेसरी या ऑर्नामेंट चेहरे वगैरह पे, जैसे लोग कानों में बाली पहनते हैं, सर पे जो है वो कोई बैंड लगा लेते हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती है पर्सनल अपेयरेंस के अंदर। या जो अगर आपने लेंस लगाया हुआ है या फिर आपने ग्लासेस पहने हुए हैं, ये सारी चीजें आ जाती है पर्सनल अपेयरेंस के अंदर। फिर आ जाते हैं आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप बात करते हुए ज्यादा मूव कर रहे हो या बात करते हुए बिल्कुल स्टिल पोजीशन पे खड़े हुए हो, तो ये भी कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है। व्हेन यू आर स्पीकिंग तो ये भी कम्युनिकेशन है, व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपकी आवाज की वॉइस, आपका टच, द वे यू टच पीपल कम्युनिकेट्स अ लॉट। उसके बाद है पर्सनल स्पेस। तो ये सारी चीजें आगे डिटेल में लिखी हुई है। अब वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में लिखा हुआ है कि आपके पास दो किस्म की वर्बल कम्युनिकेशन होती है, रिटन और ओरल। आप रिपोर्ट्स लिख सकते हो, ईमेल्स लिख सकते हो, लेटर्स लिख सकते हो, टेक्स्ट मैसेजेस, मेमोस, प्रोस्पेक्टस, नोटिस बोर्ड्स एक्सेट्रा। ओरल कम्युनिकेशन में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकती है,
फिर आपके पास फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकती है, वॉइस नोट्स हो सकते हैं, वीडियो कॉल्स हो सकती हैं, एटसेट्रा. This communication that involves the use of word, whether spoken or written, it can be either oral or written, and it is the most common form of communication. सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. ये कम्युनिकेशन हो रही होती है, फेस टू फेस भी होती है, टेलीफोन के थ्रू भी हो जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हो जाती है. आप टेक्स्ट कर सकते हो, आप लिख सकते हो, लेटर्स भेज सकते हो, रिपोर्ट भेज सकते हो, मेमो भेज सकते हो. इसमें वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट आ जाती है कि अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो और आपको ऐसा फील होता है कि आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी सोच गलत है. कि जब मैं बात कर रहा हूं तो जो मैं बोल रहा हूं और जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वर्बल कम्युनिकेशन, जिस तरीके से, जिस टोन में, जिस पिच में, जिस वॉल्यूम में, जिस स्पीड में मैं बात कर रहा हूं, दैट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इवन मेरा मूड, मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, ये सारी चीजें कम्युनिकेट कर रहा होता है मेरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट. सही है. Non-verbal communication, this type of communication does not involve the use of word but rather relies on gestures. कि मेरे क्या gestures हैं, ठीक है, मेरा facial expression, मेरी body language, मेरी आवाज की टोन, ये सारी चीजें क्या non-verbal communication में आ जाती है. इससे आप फीलिंग कम्युनिकेट कर सकते हो, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपना मूड, अपनी ओपिनियन, अपनी फीलिंग्स आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. किसी चीज से आप एग्री करते हो, किसी चीज से आप डिसएग्री करते हो, किसी चीज से आप खुश हो, किसी चीज से आप ना खुश हो. सही है. तो आप स्माइल कर रहे हो, आप फ्राउन कर रहे हो, आप नॉड कर रहे हो. सही है. आप आई कांटेक्ट बना रहे हो, पॉस्चर्स, जेस्चर्स, क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी, ये सब चीजें आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. डिफरेंस क्या है, ये आपके पास पूछा जा सकता है, ये आपके पास पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है. वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते. वर्बल कम्युनिकेशन ओरल भी होती है, रिटन भी होती है, और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, जैसे कि पिक्चर, जैसे कि वीडियोस, जैसे कि इमेजेस, जैसे कि इन्फोग्राफिक्स. सही है. या डायग्राम्स, या चार्ट्स, या टेबल्स. ठीक है. फिर लिखा हुआ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके पास बॉडी लैंग्वेज होती है, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आपकी आवाज की टोन होती है. सही है. वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट की जाती है, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज होती है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल क्यूज या नॉन वर्बल साइंस के थ्रू कम्युनिकेट की जाती है. सही है. कि लेट्स सपोज अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, दैट्स वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन अगर इंग्लिश बोलते हुए मेरे हैंड मूवमेंट्स हैं, या मेरी जो आवाज की पिच है, या मेरी आवाज की जो पॉजेज है या एम्फेसिस है, वो क्या है, नॉन वर्बल क्यूज है. सही है. फिर लिखा हुआ है वर्बल कम्युनिकेशन को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आगे की तरफ भेज सकते हो. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्पॉन्टेनियस होती है, अनप्लान्ड होती है. हमेशा याद रखिएगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आप जितना भी प्लान कर लो सिचुएशन के हिसाब से, वो अचानक से स्पॉन्टेनियस हो जाती है, अनप्लान्ड हो जाती है. अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हो तो आपने शायद झूठ तो प्लान किया होगा, लेकिन उसके साथ जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जा रही होगी वो प्लान नहीं होता. फिर वर्बल कम्युनिकेशन में जो है वो टोन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड वगैरह भी आ रही होती है. बेसिकली कह रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चल रही होती है. ऑन द कॉन्ट्ररी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ जरूरी नहीं है वर्बल कम्युनिकेशन चले, तो वहां पे भी इमोशंस और एटीट्यूड्स आ रहे होते हैं, उसको आप वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते. सही है. फिर आगे लिखा हुआ वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्लिसिट होती है. एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो कि विजिबल होती है. कि अगर आप कोई बात कर रहे हो तो आंखों को विजिबल नहीं है, कानों को तो विजिबल है. सही है. अगर आप लिख रहे हो तो आंखों को विजिबल है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो सटल होती है, वो नजर नहीं आ रही होती है, आपने गौर करना होता है. आई हैव सीन पीपल कि जिनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नजर ही नहीं आ रही होती, जिनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नजर ही नहीं आ रही होती. अक्सर टीवी ड्रामों में होता है, मेरा फोन कॉल जाता है कि लेट्स सपोज एक बंदा जो है अपने बॉस से झूठ बोल रहा है, और जब वो झूठ बोल रहा है तो उसके चेहरे पे पसीना आ रहा है, कंफ्यूजन है, वो परेशान है, फिर भी बॉस उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देख ही नहीं पाता. तो हम कहते हैं कि यार ये कैसा बेवकूफ बॉस है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को रीड नहीं कर पा रहा. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अक्सर लोग रीड नहीं कर पाते. सही है. वर्बल कम्युनिकेशन जो है इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए हेल्प करती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इमोशंस और एटीट्यूड कन्वे करने में हेल्प करती है. वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन देने के लिए जरूरी होती है. कि लेट्स सपोज अगर मुझे आपको जो है ये पूरे डिफरेंस बताने हैं वर्बल कम्युनिकेशन के और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, तो यहाँ पे मुझे वर्बल कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी. लेकिन अगर मुझे लेट सपोज आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर आप मुझसे पूछते हो सर क्या इसका आंसर ऑप्शन ए है, तो मैं बोलूंगा नहीं. आप बोलोगे ऑप्शन बी है, मैं बोलूंगा नहीं. आप बोलोगे ऑप्शन सी है, तो मैं यूं करूंगा. तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो यहाँ पे सिंपल चीजें कम्युनिकेट की जा सकती है, कॉम्प्लेक्स चीजें कम्युनिकेट नहीं की जा सकती. वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसमें
मिसअंडरस्टूड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंट होता है। और जो है आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसलिए मिसअंडरस्टैंड हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ओपन टू इंटरप्रिटेशन होती है चीजें, कि लोग इंटरप्रेट अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट होती है, इफेक्टिव होती है कम्युनिकेशन के लिए। कि वर्बल कम्युनिकेशन जो एक्सप्लिसिट होती है, डायरेक्ट होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इमोशंस वगैरह दिखाए जा रहे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। अब ये आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हमने जो है इंट्रोडक्शन ले लिया था, की फीचर्स ये रहे कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द की फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो आप बता सकते हो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स नहीं होते, इट इज वर्डलेस। ये मल्टी चैनल के थ्रू हो रही होती है, कि जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, मैं आपसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो मैं पैरन लैंग्वेज के थ्रू भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। सही है। मैं अपने जेस्चर्स के थ्रू भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मैं अपने पोस्चर्स के थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो ये मल्टी चैनल होती है। अब मैं वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो वर्बल कम्युनिकेशन या तो मैं बोल के कर सकता था या मैं रिटर्न कर सकता था, ये दोनों तरीके से कर रहा हूँ। सही है। अगर लेट्स सपोज मैं आपके सामने हैंड आउट नहीं भी खोलता, मैं बातें कर रहा होता, आपको बात समझ आ जाती। या लेट्स सपोज आप हैंड आउट पढ़ रहे होते, मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं भी गिर रही होती, आपको बात समझ आ जाती। लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन के साथ हो रही होती है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है ये अनक्लियर होती है, इसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती, कि कोई बंदा उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है, कोई बंदा उस नॉन वर्बल क्यू को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है। ये स्पॉन्टेनियस होती है, इसको आप प्लान नहीं कर सकते। आप वर्बल कम्युनिकेशन को प्लान कर सकते हो, इसे प्लान नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो कंफ्यूजन मेरे चेहरे पे नजर आ रही होती है। लेट सपोज अगर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, तो वो अचानक से कॉन्फिडेंस मेरे चेहरे पे नजर आना शुरू हो जाता है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कल्चर, नॉन वर्बल क्यूज कल्चर बाउंड होते हैं, कि कुछ नॉन वर्बल क्यूज किसी कल्चर में एक्सेप्टेबल है, कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं है। इमोशंस को पोर्ट्रे कर रही होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस होती है। याद करो जब हमने एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ा था, तो हमने कहा था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा चल रही होती है, कभी भी नहीं रुकती। तो हमने एक्सियम में एक बात पढ़ी थी कि सर मैं तो कभी कभी बात नहीं कर रहा होता, जब मैं बात नहीं कर रहा होता तब मेरे एक्सप्रेशंस बात कर रहे होते हैं। जब मैं बात नहीं कर रहा होता, मैं खामोश हो जाता हूं, तब मेरे एक्सप्रेशंस बात कर रहे होते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो एक्चुअल कम्युनिकेशन है, जो कि कम्युनिकेशन को हमेशा के लिए चला रही होती है, कि इसकी वजह से कम्युनिकेशन हमेशा हमेशा के लिए चल रही होती है, कभी भी रुकती नहीं है। आई होप ये की फीचर्स आपको रिमाइंड हो गए होंगे। मैं यहाँ पे कुछ ग्रीन टिक नहीं कर रहा, क्योंकि इफ आई बीइंग ऑनेस्ट विद यू, आपके पास सवाल आ सकता है कि डिफाइंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप बताओगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हो, अलग अलग स्टाइल से कम्युनिकेट कर रहे हो, अलग अलग चैनल्स को यूज करके कम्युनिकेट करते हो। एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, वो है वर्बल कम्युनिकेशन। एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में भी ओरल और रिटन कम्युनिकेशन आ जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। सही है। एक आपके पास सवाल आ सकता है कि व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप इसका जवाब दे दोगे। एक सवाल ये भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक सवाल ये भी आ सकता है व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिफाइन इट्स की फीचर्स। सही है। आपके पास ये भी आ सकता है व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड डिफाइन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो आपके पास एक फॉर्म है फेशियल एक्सप्रेशन, जिसके अंदर आपका आई कांटेक्ट आ जाता है, हेड मूवमेंट्स आ जाती हैं। सही है। फिर बॉडी लैंग्वेज में आपके पास आ जाता है जेस्चर्स, पोस्चर्स, मूवमेंट, स्टिलनेस। फिर आपके पास पैरा लैंग्वेज आ जाता है, जिसमें आपकी टोन, पिच, रिदम, वॉल्यूम, साइलेंस आ जाता है। फिर आ जाता है अपेयरेंस, आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं कि आपने क्या कपड़े पहने हैं, क्या आपने ज्वेलरी पहनी है। प्रॉक्सिमिटी, के कोई बंदा कितना नजदीक खड़े होकर बात कर रहा है, कितना दूर खड़े होकर बात कर रहा है। अगर कोई आपको नजदीक खड़े होकर बात करने के लिए अलाउ कर रहा है, तो उसका मतलब यह है कि आपका उसका रिलेशन इंटीमेट है, मतलब नजदीकी रिलेशन है, कंफर्ट का रिलेशन है, ट्रस्ट का रिलेशन है। अगर दूर खड़े होकर कोई बात कर रहा है, तो शायद वो डिस्कम्फर्ट है, डिस्ट्रस्ट है, हॉस्टिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। टच भी जो है वो क्या कर रहा होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दे रहा होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सर पे आके हाथ रखते हैं। तो सर पे हाथ रखने का मतलब ये है कि वो आपको शफकत की नजर से देख रहे हैं, मोहब्बत की नजर से देख रहे हैं। कुछ लोग आपको क्या करते हैं, टैप करते हैं आपकी बैक पे, तो वो आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। सही है। कोई आपसे फर्म हैंडशेक करता है, तो वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो आपके पास ये सारी फॉर्म्स है। यूजर्स की बात करें तो कहाँ कहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज हो रहा होता है, जब आपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हो। रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहे होते हो। आपने देखा होगा
आप एक बड़ी बेकरी के अंदर एंटर होते हो, आप बड़ा कंफ्यूज होते हो, उनमें से एक सेल्स पर्सन आपकी तरफ देखता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप सीधा चल के उसके पास जाते हो। ऐसा अक्सर होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाह रहा है, वो आपको देख के ये बता रहा है कि भाईजान यहाँ पर आ जाओ, आई एम हेयर टू फैसिलिटेट यू। सही है। कन्वेइंग स्टेटस एंड पावर, अगर आपने स्टेटस और पावर कम्युनिकेट करनी है, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। कि एक मैनेजर जो है वो क्या करे, फटे पुराने कपड़े पहनकर आ जाए और उसके जूते भी जो है अजीब से हुए हुए हों, तो वो अपनी पावर और जो स्टेटस कन्वे नहीं कर रहा। लेकिन एक मैनेजर जो है वो क्या कर रहा है, अच्छे कपड़े पहनकर आया है, आपसे जब बात कर रहा है तो उसकी आवाज में एक डोमिनेंस है, उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस है, हैंडशेक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है, आपसे ज्यादा फ्री नहीं हो रहा, तो उसका मतलब क्या है कि वो स्टेटस ऑफ पावर कन्वे कर रहा है। सही है। इनहैंस वर्बल कम्युनिकेशन, कि अगर आपने अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को ऑथेंटिकेट करना है, कि लेट सपोज अगर आप बॉस को ये कहते हो कि हाँ हाँ बॉस मैंने काम कर लिया, इसका मतलब ये है कि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन वीक है। अगर आप बोले जी बॉस मैंने ये काम कर लिया है और मैं आपको थोड़ी देर में सेंड करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि शायद आपने काम नहीं किया हो, थोड़ी देर में सेंड करते वक्त क्या करोगे, आप काम कंप्लीट कर लोगे, बट आपने अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को ऑथेंटिकेट कर दिया, वैलिडेट कर दिया। प्रोवाइडिंग फीडबैक, अगर आपने फीडबैक देना होता है तो अक्सर अक्सर हम नॉट कर रहे होते हैं, इसका मतलब हमें समझ आ रहा है, तो हम कॉन्स्टेंटली फीडबैक दे रहे होते हैं। रेगुलेटिंग कन्वर्सेशन, अगर आपने कन्वर्सेशन को रेगुलेट करना है, चलाना है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो। कल्चर के हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हो कि लेट सपोज अगर आपकी वर्बल कम्युनिकेशन वीक है तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके अपनी बात को कन्वे कर सकते हो। सही है। फिर आ जाता है रिटर्न कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है व्हाट इज रिटर्न कम्युनिकेशन, डिफाइन इट्स की फीचर्स। तो की फीचर्स में क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। यहाँ पे आपके पास क्लैरिटी आ जाती है, प्रिसिशन आ जाती है, कि यहाँ पे चीजें ओपन टू इंटरप्रिटेशन नहीं होती है। फॉर्मेलिटी आ जाती है, फॉर्मेलिटी का मतलब मैंने आपको बताया है, फॉर्मेलिटी का मतलब होता है रिटर्न, फॉर्मेलिटी का मतलब होता है ऑफिशियल, कि अगर आप लेटर लिख रहे हो तो वो चीज फॉर्मल हो जाती है, मेमो लिख रहे हो तो वो चीज फॉर्मल हो जाती है, अगर आप लेट सपोज लिख रहे हो रिपोर्ट तो वो चीज फॉर्मल हो जाती है। रिटर्न कम्युनिकेशन ऑडियंस स्पेसिफिक होती है, कि मैंने यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन के जो हैंडआउट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, और अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन के हैंडआउट्स आपसे बड़ी क्लास के लिए बनाता तो वो डिफरेंट होता, या मैं बिजनेस कम्युनिकेशन के हैंडआउट्स आपसे छोटी क्लास के लिए बनाता तो वो डिफरेंट होता। तो रिटर्न कम्युनिकेशन ऑडियंस स्पेसिफिक होती है। टाइम एंड रिसोर्स इंटेंसिव, के रिटर्न कम्युनिकेशन में टाइम भी लग रहा होता है, रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। कि जैसे लेट सपोज अभी मेरा कैमरा खराब है तो मैं दूसरा कैमरा यूज कर रहा हूं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से रिटर्न कम्युनिकेशन में मसले मसाइल हो रहे होते हैं। रिटर्न या वर्बल कम्युनिकेशन, सॉरी कैमरे वाली एग्जांपल जाएगी ओरल कम्युनिकेशन में, बट अगेन कि ओरल और रिटर्न साइड बाय साइड चल रही है, लिमिटेशंस होती है इसमें। सही है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, अब यह सवाल हो सकता है कि डिफाइन रिटर्न कम्युनिकेशन, डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। कि अगर आपने इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है, याद करो हमने पढ़ा था ना ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो लिखा था डिसैमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग रिलेशन, ये वही लिखा हुआ है। कन्वेइंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, डिसैमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग रिलेशन, मेंटेनिंग रिलेशनशिप, परसुएडिंग और इन्फ्लुएंस, रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह के लिए आपको इंफॉर्मेशन अक्वायर करनी होती है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अगर आपने अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कम्युनिकेशन कर सकते हो। क्या क्या फॉर्म्स हैं, आप लेटर लिख सकते हो, मेमो लिख सकते हो, ईमेल्स लिख सकते हो, रिपोर्ट्स लिख सकते हो, प्रपोजल लिख सकते हो, न्यूज लेटर लिख सकते हो, सोशल मीडिया की पोस्ट लिख सकते हो, इसके अलावा कोई और हैंडआउट्स बना सकते हो, अनाउंसमेंट्स के लिए फ्लायर्स बना सकते हो, ब्रोशोर्स बना सकते हो, बिलबोर्ड्स बना सकते हो। सही, सब क्या रिटर्न कम्युनिकेशन है। सही है। फिर आ जाते हैं विजुअल कम्युनिकेशन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन, कि आपके पास जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसमें आपके पास रिटन और ओरल कम्युनिकेशन होती है, तो समटाइम्स ओरल कम्युनिकेशन को भी और रिटन कम्युनिकेशन को भी जरूरत पड़ती है विजुअल्स की। सही है। कि अगर आप कोई ओरली कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप उस चीज को कम्युनिकेट करते हुए कभी कोई ग्राफ, कभी कोई चार्ट, कभी कोई पिक्चर, कभी कोई वीडियो दिखा रहे होते हो, तो दैट्स विजुअल कम्युनिकेशन। या आपकी रिटन कम्युनिकेशन में अक्सर इमेजेस बनी हुई होती है, टेबल्स बने हुए होते हैं, ग्राफ्स बने हुए होते हैं, ये सारी चीजें पार्ट बन जाता है विजुअल कम्युनिकेशन का। सही है। तो यहाँ पे अब आपके पास विजुअल कम्युनिकेशन में सवाल आ सकता है व्हाट इज विजुअल कम्युनिकेशन, डिफाइन इट्स फॉर्म्स। अब फॉर्म में आपके पास आ रहा है इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स का मतलब होता है कि अक्सर आपने देखा होगा
कि फोन नंबर लिखा होता है, फोन नंबर से पीछे फोन बना हुआ होता है, मोबाइल फोन बना हुआ होता है, सही है। फिर इसके अलावा लोकेशन दी हुई होती है, तो एड्रेस में आपके पास वो जो लोकेशन पिन वाला आइकन है वो बना हुआ होता है। ईमेल एड्रेस पे वो लेटर बना हुआ होता है। इसी तरीके से अचीवमेंट में आपके पास गोल्ड मेडल बना हुआ होता है। तो ये जो सारी चीजें इन्फोग्राफिक्स कहलाती हैं, सही है। फिर है चार्ट्स और ग्राफ्स, आपके पास पाई चार्ट होता है, आपके पास हिस्टोग्राम होता है, ऐसे बहुत सारे आपके पास चार्ट्स और ग्राफ्स होते हैं। मैप्स जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। फिर आपके पास फोटोज होती हैं, वीडियोज होती हैं, सिंबल्स और आइकन्स होते हैं, टाइपोग्राफी और डिजाइन होते हैं। टाइपोग्राफी जैसे कि फॉन्ट हो गया, कलर हो गया, लेआउट हो गया, ये सारी चीजें टाइपोग्राफी और डिजाइन में आ जाती हैं। फिर आपके पास ये भी सवाल आ सकता है भाई विजुअल डिस्प्ले बता दो और उसके की फीचर्स बता दो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल अपील के लेट सपोज जो विजुअल कम्युनिकेशन है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि विजुअली लोगों को अट्रैक्ट करता है, एक अपील क्रिएट करता है, एक अट्रैक्शन देता है। सिंप्लिसिटी होती है उसके अंदर, कि रिटर्न मैसेज के अंदर सिंप्लिसिटी मिस हो जाती है, यहाँ पे सिंप्लिसिटी होती है। क्रिएटिविटी आ जाती है कि लोग कहते हैं यार, तारीफ करते हैं कि यार इंस्टेड आपने कोई चीज लिखी है, आपने उसका इन्फोग्राफिक लगा दिया। इमोशनल अपील आ जाती है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ इमेजेस को देख के खुश हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, सही है। वर्सिटैलिटी होती है, वर्सेटाइल होता है कि आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो, आप उसे सॉफ्ट कॉपी में भी दिखा सकते हो। यूनिवर्सल होता है कि सब को एक ही मतलब नजर आ रहा होता है विजुअल कम्युनिकेशन का, याद रह जाता है, मेमोरेबल होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन को, चाहे वो रिटर्न हो चाहे ओरल हो, उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। सवाल ये आ सकता है व्हाट इज विजुअल कम्युनिकेशन, गिव गाइडलाइंस टू मेक इट इफेक्टिव। अपनी ऑडियंस के बारे में पहचान लो, तो आप क्या कर सकते हो अकॉर्डिंगली जो है अपने विजुअल कम्युनिकेशन को डिजाइन कर सकते हो, सही है। फिर उसके बाद कीप इट सिंपल, आपने बहुत मुश्किल किस्म के विजुअल कम्युनिकेशन को इस्तेमाल नहीं करना, उसे क्लियर रखो, उसे कंसिस्टेंट रखो, सही है। कि हर बार एक ही जैसे आप जो है इन्फोग्राफिक्स या एक ही जैसे आइकन्स या टाइपोग्राफी यूज करो। अप्रोप्रिएट कलर का इस्तेमाल करो, बहुत ज्यादा, बहुत कम, बहुत अजीब से वेयर्ड कलर जो है वो ना हो। इमेजेस अप्रोप्रिएट हो, फॉर्मेटिंग इसकी सही हो, कॉन्टेक्स्ट को समझो और टेस्ट करो, रिवेल्युएट करो कि आपकी क्या सक्सेस परसेंटेज आई है। प्रैक्टिकल यूज कहाँ, अक्सर एडवर्टाइजमेंट में यूज होते हैं, एजुकेशन में यूज होते हैं, जर्नलिज्म में यूज होते हैं, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होते हैं, एंटरटेनमेंट में यूज होते हैं, साइंस और मेडिसिन में यूज होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं। जो मेरी एक्चुअल क्लास है उसमें मैंने सबके यूजेज की एग्जांपल भी दी है। यहाँ पे मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। तो प्लीज जो है आप जरा इसको गौर से पढ़िएगा। एडवांटेजेस क्या होते हैं, याद रह जाते हैं। यूनिवर्सल का मतलब ये है हर जगह इसका मतलब एक ही होता है। इसका एक इमोशनल इम्पैक्ट होता है, चीजें क्लियर हो जाती है, और इसमें एक एस्थेटिक आ जाता है, इसमें एक अपील आ जाती है, और चीजें जो है वो ब्यूटिफाई हो जाती हैं। डिसएडवांटेज ये है कि अक्सर लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन लिमिटेड होने की वजह से आप क्या कर सकते हो कि विजुअल ग्राफिक्स वगैरह यूज नहीं कर सकते। फिर लिखा हुआ है टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए इसके लिए कि किस तरीके से कहाँ कौन से इंफोग्राफिक्स लगाने हैं। फिर कॉस्ट होती है, इसके लिए भी कॉस्ट आपके पास लग रही होती है। एक्सेसिबिलिटी का इश्यू आ रहा होता है। ओरल कम्युनिकेशन में, ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ओरल कम्युनिकेशन के की फीचर्स के, ओरल कम्युनिकेशन में वर्बल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि इसमें वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स बोले जा रहे हों और जो वर्ड्स सुने जा रहे हों। इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है रिटर्न कम्युनिकेशन में, इमीडिएट फीडबैक मिले ना मिले यहाँ तो मिल ही जाता है। नॉन वर्बल क्यूज का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ये कॉन्टेक्सचुअल होती है, यानी कि कंटेंट के पीछे कॉन्टेक्स्ट छुपा होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन में मैं शायद कॉन्टेक्स्ट इतना अच्छा नहीं समझा पाऊंगा जितना अच्छा, जितना मैं ओरल कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट समझा पाऊंगा। इंटरैक्टिव होता है, टू वे ट्रैफिक होता है, फौरन से सवाल जवाब हो जाते हैं, और इसमें पर्सनैलिटी होती है कि इसमें मैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी पर्सनैलिटी, अपना बिहेवियर ज्यादा बेहतर तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। एडवांटेज अगेन इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, इसमें अपना पर्सनल टच डाल सकते हो। ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव है, सही है। मेमोरेबल होती है, याद रह जाती है, सही है। क्लैरिफिकेशन की यहाँ पे आप क्लैरिफाई कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये है परमानेंस नहीं होती इसकी, कि जो है वो इसका कोई एविडेंस वगैरह नहीं होता है, सही है। आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको सोचने का टाइम मिलता है। अगर आप गुस्से में हो तो आप क्या करते हो, मैसेज नहीं भेजते, जब आप सुकून में आ जाते हो मैसेज भेज देते हो। लेकिन जब आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो और गुस्से में आपने कोई बात कह दी, उसका मतलब ये कि आपको रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं मिला। इसमें फॉर्मेलिटी कम होती है, डिस्ट्रैक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उसकी ऑडियंस लिमिटेड होती है। ये डिफरेंसेस हैं, ये ऊपर से ही निकाले हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है।
प्लीज रीड कर लीजिएगा, इसका सवाल आ सकता है, इसका सवाल आता रहा है, डिफरेंसेस रीड कर लीजिएगा। सही है। फॉर्म्स आपके पास फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकती है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो सकती है क्योंकि हम बोल रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम बोल भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग हो गई, ग्रुप डिस्कशन हो गई और ब्रॉडकास्टिंग हो गई। सही है। फिर आपके पास है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग मैंने आपको बताया था कि लिसनिंग जो है आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक्टिवली सुन रहे होते हो। व्हेन यू आर हेयरिंग एक्टिवली, दिस इज कॉल्ड लिसनिंग। बट व्हेन यू आर ओनली हेयरिंग, सिर्फ आप सिर्फ सुन रहे हो, सही है, आप उसको एक्टिवली नहीं सुन रहे, तो उसका मतलब ये है कि कान में आवाज पड़ रही है, सही है, लेकिन आपका दिमाग उसको मीनिंग्स असाइन नहीं कर रहा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हर बार मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने रूम में बैठ के एक गेम खेल रहे हो लैपटॉप पे या अपने कंसोल पे, और हुआ ये कि आपके पेरेंट्स बात कर रहे हैं कि यार ये पढ़ता लिखता नहीं है, ये कमाता नहीं है, बिल्कुल फारिग है। तो आपके कान में जो है आवाज गिर रही है, लेकिन आपका दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर रहा, उसको मीनिंग असाइन नहीं कर रहा, यानी कि यू डोंट गिव अ डैम। लेकिन अचानक से आपके पेरेंट ने बोला कि यार इसको काम करते, घर से निकाल के फेंकते हैं, ये खुद ही किराए से रहे, किराए पे रहे और ये खुद ही जॉब करे। अब यहाँ पे क्या, वो अपने हेडफोन जो है वो साइड में करे और अब आप कान लगा के सुन रहे हो। इसका मतलब है कि पहले आप हेयरिंग कर रहे थे, नाउ यू आर लिसनिंग, आप एक्टिवली सुन रहे हो, आप वर्ड को इंटरप्रेट कर रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, उसे एक्टिवली लिसन कर रहे हो। लिसनिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। You receive the message, you not only receive the message, you understand it, you not only understand it, you also interpret it, कि आप उसको मीनिंग असाइन करना शुरू कर देते हो। फिर बिजनेस के अंदर लिसनिंग क्या होती है, रीड कर लीजिएगा, बहुत ब्लैंड पैराग्राफ है, लेकिन रीडिंग नहीं करोगे ना, ये हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, अगर रीडिंग नहीं करोगे ना तो यार बाद में समझ ही नहीं आएगा व्हाट टू राइट। कभी कभी जस्ट रीड कर लिया करो कि इस रीडिंग की वजह से मेरे कोई और 4 सवालों के जवाब निकल सकते हैं। हेयरिंग इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो साउंड की वेव्स होती हैं वो आपके कानों तक जाती है, लेकिन आपका ब्रेन उसे क्या करता है, एक्टिवली प्रोसेस नहीं कर रहा होता, मीनिंग नहीं असाइन कर रहा होता, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करता। ये एक पैसिव एक्टिविटी है जहां पे आप एक्टिवली कोई भी मेहनत नहीं कर रहे होते, एफर्ट्स नहीं कर रहे होते। ये लिसनिंग और हेयरिंग का डिफरेंस है, प्लीज इसे रीड कर लीजिएगा। ये आ गया ना तो स्ट्रेट मुफ्त के मार्क्स आपके चले जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 में कंटेंट बहुत है, लेकिन चैप्टर नंबर 11 जो है पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता। अगर आपकी अटेम्प्ट में पूछ लिया गया ना तो यकीन जानो इजी मार्क्स हैं, प्लीज इसे सही से कर लीजिएगा। लिसनिंग की टाइप्स होती है, आप पैसिव लिसनर्स भी होते हो जो सिर्फ हेयरिंग करते हो, एक्टिव लिसनर्स होते हो जो कि एक्टिवली सुन रहे होते हो, यानी कि आपका दिमाग उसे रिसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है। क्रिटिकल लिसनर्स ना सिर्फ उसे अंडरस्टैंड करके इंटरप्रेट करता है बल्कि क्रिटिकली एनालाइज करता है, एवेल्युएट करता है, चीजों को बाइफर्गेट कर रहा होता है, तोड़ रहा होता है। फिर आपके पास लिखा हुआ है एम्फैटिक लिसनर। एम्फैटिक लिसनर ना सिर्फ रिसीव करते हैं, ना सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं, ना सिर्फ इंटरप्रेट करते हैं, बल्कि अपने आप को स्पीकर की जगह रख के भी सोचते हैं कि यार वो क्या सोच रहा होगा, उसके फीलिंग्स क्या होंगे, उसके इमोशंस क्या होंगे, उसकी उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी, तो ये सारी चीजें सोच रहे होते हैं। अप्रिशिएटिव लिसनर जो ना सिर्फ सुन रहे होते हैं बल्कि अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं जो भी कहा जा रहा होता है, जैसे कहा जा रहा होता है। बायस्ड लिसनर हमेशा पार्शियलिटी के साथ सुनते हैं, जो उन्हें बेहतर लगता है उसे सुन के एक्सेप्ट करते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता उसे बोरे में बंद करके फेंक देते हैं। ये आपको मैंने जो नॉन वर्बल सॉरी ये मैंने आपको जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स थे ना उसमें भी बताया था कि जब आप स्पेसिफिक लिसनिंग कर रहे होते हो या सिलेक्टिव लिसनिंग कर रहे होते हो तो यू आर बीइंग अ बाइस्ड लिसनर। जजमेंटल लिसनर के पहले क्या कर रहे होते हैं, एजम्पशंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं कि पहले बंदा जो है अपनी बात पूरी कर ले फिर मैं अपनी ओपिनियन फॉर्म करूं। यहाँ हर सेंटेंस पे ओपिनियन बन रही होती है। रिजल्ट ओरिएंटेड लिसनर्स क्या होते हैं, वो रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड लिसनर्स इंफॉर्मेशन पे फोकस कर रहे होते हैं। पीपल फोकस लिसनर क्या कर रहे होते हैं, लोगों पे जो बोल रहा है उस पर फोकस कर रहे होते हैं। इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात कर दूं। रिजल्ट ओरिएंटेड लिसनर्स, कौन बात कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या बात कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो रिजल्ट पे फोकस कर रहे होते हैं कि यार इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा, मुझे फायदा क्या मिलेगा। इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड लिसनर्स जो होते हैं ना वो ये नहीं देख रहे होते कौन बात कर रहा है, वो ये नहीं देख रहे होते कि रिजल्ट क्या होगा, वो ये सोचते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन मिली ना एक एक लाइन जो है ना
मैं सुनूं ताकि मुझे फायदा हो। पीपल फोकस लिसनर जो है ना, इंफॉर्मेशन और रिजल्ट पे नहीं देख रहे होते। इफ दे लाइक द पर्सन तो वो क्या करते हैं, खुशी से सुन रहे होते हैं। दे डू नॉट लाइक द पर्सन तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते। सही है। अब सिंपल सवाल है, व्हाई डू वी लिसन। सही है, तो यहाँ पे एक सवाल था, व्हाई डू वी कम्युनिकेट। अब ये बहुत जेनरिक नेचर का सवाल है। हम सीखने के लिए सुनते हैं, टू लर्न, टू स्टडी। सही है। फिर होता है, हम रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सुनते हैं, टू बिल्ड रिलेशनशिप। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुन रहे होते हैं। हम जो है फीडबैक देने के लिए सुन रहे होते हैं। हम डिसीजन मेकिंग करने के लिए सुनते हैं। हम रिस्पेक्ट देने के लिए सुन रहे होते हैं। सही है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन अक्वायर करने के लिए सुन रहे होते हैं, या लेट सपोज अपने पेपर को पास करने के लिए सुन रहे होते हैं। सही है। या आगे कोई परफॉर्मेंस देनी है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। कोई भी रीजन हो सकता है सुनने का। तो ये आपके पास लिखा हुआ है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आप काइंडली इसको देख लीजिएगा, अगर सवाल आएगा तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकोगे। डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव, एक्टिव, एम्फेटिक और क्रिएटिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि स्पीकर जिस इंटेंट से बात कर रहा है, उसकी इंटेंट को मद्देनजर रखते हुए आप उस मैसेज को रिसीव करो, उसे अंडरस्टैंड करो और उसकी इंटेंट से उसे फीडबैक दे दो। तो इसका मतलब है यू आर एन इफेक्टिव लिसनर, और आपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना दिया। सिंपल। एक्टिव लिसनर का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा एक्टिवली सुन रहा होता है, जस्ट टू मेक श्योर कि उससे कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। अब जरूरी नहीं है कि वो उसका फीडबैक दे। अब वो फीडबैक नहीं दे रहा तो ही इज नॉट एन इफेक्टिव लिसनर, बट ही इज एन एक्टिव लिसनर। एम्फैटिक लिसनर का मतलब ये होता है जो कि एम्पैथाइज कर रहा होता है स्पीकर के साथ, अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचता है कि यार ये जो भी बात कर रहा है तो इसकी बात तो मैं सुनूं, लेकिन उसके पीछे के इमोशंस भी मैं समझूं कि अगर ये फंबल कर रहा है, ये स्वेट कर रहा है, ये परेशान है, तो शायद स्टेज फ्राइड होगा, शायद पहली बार बात कर रहा होगा, शायद घर में कोई प्रॉब्लम्स होंगे। तो आप जजमेंट ड्रॉ नहीं कर रहे होते, आप सुन रहे होते हो ओपन माइंड के साथ। सही। क्रिएटिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक बंदा सुन भी रहा होता है, अपने माइंड में इनोवेटिव आइडियाज भी ला रहा होता है, साइड बाय साइड अपने माइंड में व्हाट इफ चला रहा होता है। कि यहाँ पे एक बंदा जब प्रेजेंट है तो एक्टिवली सुन भी रहा है, और साइड बाय साइड उसका दिमाग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करके अपने माइंड में विजुअल इमेजेस बना रहा है, जो कि अभी इम्पॉसिबल है लेकिन आगे पॉसिबल हो सकता है। ये लिसनिंग है, इसको रीड कर लीजिएगा। सही है। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग करते हुए क्या क्या बैरियर्स आ रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ रही होती है, नॉइस, इंटरप्रिटेशंस। सही है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं। प्री कंसेप्शंस एंड बायस। प्री कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब ये होता है पहले से ही आपने कोई चीज सोच के रख ली हो। लेट सपोज अगर आपने पहले से सोच के रखा हुआ है कि खवातीन समझदारी की बात नहीं करती, और अगर कोई स्पीकर खवातीन आ जाएंगी, कोई खातून आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले से ही बायस हो जाओगे, आप पहले से ही प्रेजुडिस लगा दोगे। तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छी बात भी कर रही होगी, आप उसे सुनोगे नहीं, तो बैरियर आगे लिसनिंग में। लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर स्पीकर ने आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं किया, तो यू बीइंग द लिसनर अगर आप इंटरेस्ट पैदा कर लो तो आप सुन लोगे, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे तो आपकी लिसनिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इमोशनल ट्रिगर्स, कि कोई गुस्सा दिला दे, कोई डरा दे, कोई एंग्जाइटी क्रिएट करवा दे, तो आप जो है अपने उस इमोशन पे फोकस करोगे, लिसनिंग पे फोकस नहीं करोगे। कल्चर और लैंग्वेज डिफरेंस, कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो स्पीकिंग सेशन में जाते हैं, लेकिन वहां पे जो बंदा बात कर रहा होता है उसका एक्सेंट का फर्क होता है, उसके उसके जो है वो लेट सपोज अगर उसकी जो है वो क्या कह सकते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है, उसके जार्गन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसकी लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और लिसनिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो, लिख भी रहे होते हो, सुन भी रहे होते हो, कॉल्स भी अटेंड कर रहे हो, मैसेज का रिप्लाई भी कर रहे हो, सोशल मीडिया भी बार बार विजिट कर रहे हो, तो फिर कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज होगी। फिजिकल मेंटल फटीग की वजह से बंदा थका हुआ होता है फिजिकली या मेंटली, तो उसकी लिसनिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। स्पीकिंग लिसनिंग में सबसे पहले स्पीकिंग क्या होती है इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो प्लीज इन पैराग्राफ्स को रीड कर लीजिएगा कि यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, ओरली कन्वे कर रहे होते हो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आइडिया, कोई भी इमोशन, कोई भी फैक्ट और फिगर, अगर आप क्या कर रहे हो, ओरली स्टेट कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड स्पीकिंग। और यहाँ पे आपके पास डिफरेंस है स्पीकिंग और लिसनिंग का, तो प्लीज इसे गौर से रीड कर लीजिएगा।
और ये आपके पास लिखा हुआ है कि किस तरीके से मैं अपनी स्पीकिंग को इफेक्टिव बना सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने 7 C's लगाने हैं। आपने क्लैरिटी लानी है, आपने जो है वो कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है, आपने कर्टेसी लेकर आनी है, आपको कंसिडरेट होना पड़ेगा, आपने कॉन्क्रीट बात करनी है, सही है, आपने इसके अलावा जो है वो करेक्ट बात करनी है। ये सारे 7 C's आपने अप्लाई करने हैं। इसके अलावा रेलिवेंट बात करो, कॉन्फिडेंट के साथ बात करो, लोगों को एंगेज करो, प्रेपरेशन के साथ जाओ, एडेप्टेबिलिटी शो करो, ऑथेंटिसिटी शो करो, तो आपकी स्पीकिंग बेहतर हो जाएगी। दिस वी हैव कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 11। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर नंबर 13 माइनस वो सारी ड्राफ्टिंग स्किल्स जो कि हम बाद में पढ़ेंगे कि लेटर को किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है, मेमो को किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है, या रिपोर्ट्स को किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है। सबसे पहले लेटर। लेटर जो है वो रिटन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन होती है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को भेजी जाती है। आप पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, मेल के थ्रू भेज सकते हो। इसमें पर्सनल मैसेज हो सकता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है, ऑफिशियल नोटिस हो सकते हैं। तो कोई भी रिटन कम्युनिकेशन जो कि एक बंदा या तो लिख के या प्रिंट करके या पोस्ट के थ्रू या मेल के थ्रू या ऑनलाइन ईमेल के थ्रू किसी एक बंदे को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी जो है इदारे को अगर भेज रहा है, तो दैट्स लेटर्स। बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं कि आप बिजनेस का कोई भी पर्पस कम्युनिकेट कर रहे होते हो रिटर्न फॉर्म में, फॉर्मल फॉर्म में, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई ऑर्डर कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, अपोलोजाइज कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो बिजनेस लेटर के अंदर, सही है। फिर इसके बाद आपके पास लेटर का फॉर्मेट आ रहा है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेटर के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जब लेटर पढ़ेंगे तभी इस चीज को पढ़ लेंगे। आप अपने लेटर को कैसे प्लान करते हो। अगर आपने अपने लेटर को प्लान करना है ना, तो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, पर्पस को आइडेंटिफाई करना है, ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। भाई यू आर राइटिंग अ लेटर, तो अगर आप लेटर लिख रहे हो तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी ना, कोई ना कोई तो सिचुएशन आ गई होगी। तो आपने प्रॉब्लम को, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटी, अपने अपॉर्चुनिटी को, सिचुएशन को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, पर्पस आइडेंटिफाई करो कि आप किस पर्पस के तहत मैं क्या करूं, लेटर लिखूं। आपने प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, पर्पस को आइडेंटिफाई कर लिया, आप ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लो, फिर डिसाइड करो कि आपने क्या कहना है, व्हाट डू यू वांट टू से। उसके बाद आपने क्या करना है कि आउटलाइन करो अपने लेटर को, सही है। आउटलाइन का मतलब क्या, इसको स्ट्रक्चर दो, पहले कौन सी बात, फिर कौन सी बात, कौन सी बात लिखनी है, कौन सी बात नहीं लिखनी, की पॉइंट्स, बुलेट्स बना लो, लॉजिक लगाओ, कोहेरेंस लगाओ, कोहेरेंस का मतलब होता है सीक्वेंस लगा लो, सही है। और फिर अल्टीमेटली उसको स्ट्रक्चर कर लो, उसमें पैराग्राफ्स, उसके जो हेडिंग्स हैं, सारी चीजों को आपने प्लान कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर से मैं कहूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसुएसिव लेटर। ये बार बार पूछा जाता है, इस बार भी शायद पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसे रीड कर लेना। चैप्टर नंबर 11 में क्या कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था जी, इंपॉर्टेंट था, लेकिन पूरा चैप्टर नंबर 11 इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने कुछ अलग से ग्रीन टिक नहीं कराया, लेकिन ये मैंने आपको टिक करा दिया क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अच्छा, पूछने को ये भी पूछ सकता है, तो प्लीज आप प्लानिंग योर लेटर को भी रीड कर लीजिएगा। लेकिन परसुएसिव लेटर तो पूछा गया है, ये तो पूछा गया है, तो आप इसे रीड कर लीजिएगा। आप जब इसे रीड करोगे, जब मैं आपको पास पेपर वाली क्लास कराऊंगा, तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स पूछा जा सकता है, पूछा गया नहीं है। आपके पास इंक्वायरी लेटर होता है जिसमें आप इंक्वायरी जनरेट कर रहे हो, तो प्रोडक्ट के बारे में बता दो, सर्विस के बारे में बता दो, कंपनी के बारे में बता दो। कवर लेटर किसी भी चीज को कवर कर रहा होता है, सीवी को कवर कर रहा होता है, रिपोर्ट को कवर कर रहा होता है, कंसाइनमेंट को कवर कर रहा होता है। ऑर्डर लेटर जहां पे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हो किसी भी गुड्स की या सर्विसेज की, सही है। आप कंप्लेन जनरेट कर सकते हो लेटर के थ्रू, आप एडजस्टमेंट की डिमांड कर सकते हो, आप सेल लेटर लिख सकते हो कि किसी ने आपको कहा कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बता दे, तो आप उसको सेल्स लेटर लिखोगे, सही है। फॉलो अप लेटर लिख सकते हो, अगर आपको किसी लेटर का रिप्लाई नहीं मिला है तो आप फॉलो अप लेटर लिख सकते हो, सही है। एक्नॉलेजमेंट लेटर आप क्या कर सकते हो, एक्नॉलेज कर सकते हो कि भाई हमें आपका ऑर्डर, आपका लेटर, आपकी एप्लीकेशन, आपकी रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, सही है। कंफर्मेशन लेटर लिख सकते हो किसी को कंफर्म करने के लिए, कोई कोई मीटिंग, कोई अपॉइंटमेंट, कोई इंटरव्यू। रिकमेंड करने के लिए किसी कस्टमर को, किसी एम्प्लॉयर को, किसी एम्प्लॉय को, किसी पर्सन को, किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के लिए आप लिख सकते हो। रिजाइन करने के लिए लेटर लिख सकते हो, जॉब ऑफर करने के लिए लेटर लिख सकते हो, सही है। इनवाइट करने के लिए लेटर लिख सकते हो, थैंक यू करने के लिए लेटर लिख सकते हो, अपोलोजाइज करने के लिए लेटर लिख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है ना, जो पूछा गया है, जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, ये चार। इंक्वायरी लेटर बता दो, फॉलो अप लेटर बता दो, कवर लेटर बता दो, सर्कुलर्स बता दो। तो ये रहा इंक्वायरी लेटर, ये पूछा गया है। जब पास पेपर में मैं दिखाऊंगा तो वहां पे इस पे बात कर लेंगे।
फॉलोअप लेटर पूछा गया, तो प्लीज आप लोग इसको सही से रीड कर लीजिएगा, ऐसा ना हो आपके पेपर में आ जाए और आपने रीड ना किया हो तो बाद में आपको रिग्रेट हो, तो प्लीज इसे रीड कर लीजिएगा। सही है, ये सब आपने रीड करना है। सर इतना बड़ा बड़ा लिखना है क्या? नहीं सर, ये आप ज्यादा रीड करोगे तो कम लिख पाओगे, कम रीड करोगे तो क्या एक लाइन लिख कर आओगे, तो प्लीज इन सबको रीड कर लीजिएगा। सीवी वैसे तो पूछी नहीं गई है लेकिन पूछी जा सकती है, तो सीवी देख लीजिएगा कि सीवी जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल्ड समरी आ रही होती है किसी भी इंडिविजुअल की एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड अचीवमेंट की। ये अक्सर जो है जॉब एप्लीकेशन में एकेडमिक सेटिंग में यूज किया जाता है। ये रही आपके पास डेफिनेशन, ये रही आपके पास डेफिनेशन, और ये रही आपके पास एक्सप्लेनेशन। वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट बातें याद रखने की है तो ये है। सही है, बाकी सीवी आप पूरा पढ़ेंगे, बगैर पढ़े कुछ मत जाना, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह रहा हूं। सही है। फिर सीवी इफेक्टिव कैसे बनाएं ये पूछा जा सकता है, तो सीवी को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स है, प्लीज इसे रीड कर लीजिएगा, इसके ऊपर का पैराग्राफ भी रीड कीजिएगा, लेकिन ये जरूर रीड कर लीजिएगा। सीवी के यूजेस क्या है ये पूछा जा सकता है, तो ये भी रीड कर लीजिएगा। इसके बाद दो किस्म की सीवीज होती है, क्रोनोलॉजिकल सीवी और फंक्शनल सीवी। क्रोनोलॉजिकल सीवी का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आप कोई भी चीज लिख रहे हो क्रोनोलॉजी में लिखोगे, या कहें रिवर्स क्रोनोलॉजी में लिखोगे, कि सबसे लेटेस्ट चीज सबसे टॉप पे और सबसे पुरानी ओल्डेस्ट चीज सबसे लास्ट में। कि अगर मैंने जो है एमबीए किया है तो वो मैंने बीबीए के बाद ही किया होगा, मैंने बीबीए किया है तो मैंने जो है वो इंटर के बाद ही किया होगा, इंटर किया है तो मैट्रिक के बाद किया होगा, तो मैट्रिक, इंटर, बीबीए, और फिर उसके बाद आ जाएगा एमबीए। इसी तरीके से अगर मैंने जो मेरी लास्ट जॉब है वो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की है, तो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस सबसे टॉप पर आएगा, और मेरी सबसे पहली जॉब दुआ कम्युनिकेशन की है तो सबसे लास्ट में आएगी। तो ये क्रोनोलॉजिकल सीवी कहलाती है। फंक्शनल सीवी का मतलब ये होता है कि अगर आपका जिंदगी का ज्यादा पार्ट, अगर आपका जिंदगी का एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है जॉब करते हुए गुजरा है, तो पहले आप वर्क एक्सपीरियंस दिखाओगे, और अगर आपका ज्यादा पार्ट जो है वो गुजरा है पढ़ाई करते हुए, तो आप जो है पढ़ाई को जो है टॉप पे दिखाओगे। मतलब ऑब्जेक्टिव के बाद अगर वर्क एक्सपीरियंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका सिग्निफिकेंट टाइम काम करते हुए गुजरा है, लेकिन अगर आपने ज्यादा पढ़ाई की है तो आप ऑब्जेक्टिव के बाद अपनी एजुकेशन दिखाओगे। तो प्लीज ये रीड कर लीजिएगा। आ सकता है आया नहीं है, मेमो जरूर आया है। मेमो आया है कि मेमो क्या होता है, इंट्रोडक्शन आया है, कब मेमो यूज करना चाहिए ये पूछा जा चुका है, और मेमो का फॉर्मेट पूछा गया है। तो मेमो को जब मैं फॉर्मेट बताऊंगा ना तभी इसको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। ये पूछा गया है लिटरली। एजेंडा पूछा गया है, एजेंडा क्या होता है, उसका लेआउट क्या होता है, ये पूछा गया है। एजेंडा क्या होता है कि मीटिंग में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट होगा, जो जो प्रेजेंट होंगे वो क्या क्या बात करेंगे, मीटिंग किस बारे में है, मीटिंग कब है, मीटिंग कहाँ है, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, मीटिंग का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने कितने मिनट किस किस चीज पे बात की जाएगी। एजेंडा, एजेंडा जो नाम है वही काम है। एजेंडा का मतलब होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस। अब यहाँ पे जो चीजों को डिस्कस करना है वो मीटिंग के सेटअप में करना है। एजेंडा, एजेंडा के बारे में पूछा गया है तो आपसे मेमो के बारे में पूछा जा सकता है, मेमो प्लीज रीड कर लीजिएगा। एजेंडा के बारे में पूछा गया है, एजेंडा रीड कर लीजिएगा। इस चैप्टर नंबर 13 में जो ड्राफ्टिंग में चीजें आएंगी वो है लेटर, वो है मेमो, और वो है रिपोर्ट। वो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा, लेटर, मेमो और रिपोर्ट। लेकिन ये जो आपके पास एजेंडा है, या आपके पास ये जो नोटिस ऑफ अ मीटिंग है या मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, ये आपसे रिटर्न में पूछा जा सकता है, सवाल आ सकता है थ्योरेटिकल। नोटिस ऑफ अ मीटिंग क्या होता है, पूछा जा सकता है, पूछा गया है, इसके बारे में लिख लीजिएगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है, पूछा जा सकता है, तो ये जरा देख लीजिएगा कि क्या जरूरत होती है मिनट लिखने की, मिनट को किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाता है, मिनट टेकर क्या होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है, मिनट टेकिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। सही है। रिपोर्ट्स के बारे में पूछा सकता है, रिपोर्ट्स क्या होती हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स को किस तरीके से डिलीवर करना है ये पूछा गया है बहुत बार। रिपोर्ट्स को किस तरीके से डिलीवर करना है ये पूछा गया है, तो ये आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट पूछी जा सकती है। सही है।
रिपोर्ट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, की स्टेजेस क्या है, ये पूछा जा सकता है। रिपोर्ट्स के फीचर्स बता दें, अच्छी रिपोर्ट और बैड फीचर्स, अच्छी रिपोर्ट के फीचर्स, बैड रिपोर्ट के फीचर्स क्या होते हैं, रिपोर्ट किस तरीके से लिखते हैं, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। बिजनेस प्लान आई डोंट थिंक पूछा जाएगा, रीड करना है तो कर लेना, प्रपोजल रीड करना है तो कर लेना, मेरे ख्याल से पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने आई बिलीव के इस पूरे 4 महीने के अंदर एक दफा तो रीड किया होगा। अदर शॉर्ट रिपोर्ट्स जो मैंने आपको स्टडी टेक्स्ट दी है ना, उसके पेज नंबर 223 से लेकर 227 तक आएगा, प्लीज वो रीड कर लीजिएगा। बिल्कुल आपसे ब्रदरली रिक्वेस्ट है कि जो पेज नंबर 223 से 227 है स्टडी टेक्स्ट में, वो रीड कर लीजिएगा। मैं आपको स्टडी टेक्स्ट भी व्हाट्सएप कर दूंगा, सही है। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 पे। चैप्टर नंबर 14 पे आपके पास लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो आपसे पूछा जाएगा भाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है, तो इसका मतलब यह है कि जब आप इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को, आइडियाज को, डॉक्यूमेंट्स को, इमेजेस को, फोटोज को, टेक्स्ट को, इन्फोग्राफिक्स को, एनिमेशंस को, सही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को, डायग्राम्स को, टेबल्स को, चार्ट्स को, किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप जब कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू शेयर कर रहे होते हो, चाहे ईमेल कर दो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू सेंड कर दो, पर्सनल मैसेज कर दो, डायरेक्ट मैसेज कर दो, मैसेंजर के थ्रू भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, सही है, वीडियो के थ्रू दिखा दो, ऑडियो सेंड कर दो, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है, सही है। फिर टाइप्स आपके पास मौजूद है, ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग है। ईमेल का मतलब ये होता है कि आपने जो भी बिजनेस राइटिंग करनी है, आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू किसी के ईमेल एड्रेस पे सेंड कर सकते हो, अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू, सही है। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है कि लेट्स सपोज आप स्काइप पे, आप गूगल चैट पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, स्लैक पे, डिस्कॉर्ड पे, सही है, व्हाट्सएप पे, एसएमएस के थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये होता है कि जूम पे, स्काइप पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, गूगल चैट पे आप क्या कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हो। टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है जिसमें आप ऑडियो कॉल कर रहे होते हो, स्काइप पे, जूम पे, व्हाट्सएप पे एंड सो ऑन, सही है। फिर वेबसाइट्स जो होती है, वेबसाइट्स क्या होती हैं कि आप जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाते हो, या आप इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाते हो, या आप गूगल क्रोम पे जाते हो, यानी कि किसी भी इंटरनेट से, किसी भी वेब ब्राउजर पे जाओगे, और वेब ब्राउजर पे जाके आप लिखोगे www डॉट, जो भी वेबसाइट का नाम है, .com या .pk या .org या .us, कुछ भी लिखोगे तो क्या होगा, वो वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। आप उस वेबसाइट पे जाके कम्युनिकेट कर सकते हो। आप ब्लॉग्स पे कम्युनिकेट कर सकते हो। ब्लॉग्स की एक स्पेशल किस्म की वेबसाइट होती है जिसपे आपके पास नया नया कंटेंट अपडेट हो रहा होता है, आप उसको पढ़ सकते हो, उस पे आप कमेंट्स के थ्रू अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हो। पॉडकास्टिंग आपके पास एक वीडियो या ऑडियो कंटेंट होता है जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है, आप उसको देन एंड देयर सुन सकते हो, स्ट्रीम कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप बाद में उसको सुन लो। वो किसी प्रोडक्ट के, किसी सर्विस के, किसी आइडिया के, किसी पर्सनैलिटी के बारे में हो सकता है। फिर आपके पास आती है ऑनलाइन चैट। ऑनलाइन चैट में अगेन आपके पास वो जो चैट बॉट्स होते हैं वो भी होता है, और उसके अलावा जो आपके पास चैट सर्विसेज है वो भी होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह सारे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। डिस्कशन फोरम्स या बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपके पास है रेडिट हो गया, क्वारा हो गया, तो इसमें आप जाके क्या कर सकते हो, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो एक तरीके से कमेंट सेक्शन ही होते हैं जिसमें एक बंदा अपना एक ईमेल, अपना एक कमेंट थ्रेड स्टार्ट करता है, लोग उस पर आके बातें कर रहे होते हैं। टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर इंटरनेट कॉल्स हो सकती हैं। कोलैबोरेशन टूल्स है जैसे कि आपके पास गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, आप उस पर कोलैबोरेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिटरली पूछे गए, लिटरली इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे गए, तो प्लीज को रीड कर लीजिएगा। फिर आपके पास ये इंडिविजुअली ना सारे सोशल, आपके पास सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आपके पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है उसके बारे में डिटेल में बताया गया कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो आपसे पास्ट में अलग अलग सवाल सोशल नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड पूछे गए कि सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, उसके फीचर्स क्या है। सवाल पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, उसके यूजर्स क्या है। सवाल पूछा गया सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। ब्लॉग पे सवाल आता है ब्लॉग्स क्या है, उसके यूजर्स क्या है। सवाल आता है ब्लॉग्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है। सवाल आता है ब्लॉग्स क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। ब्लॉग्स क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, सही है। सवाल आ रहा होता है पॉडकास्टिंग क्या है, पॉडकास्टिंग के फीचर्स क्या है, पॉडकास्टिंग क्या है, उसका यूजर्स क्या है, पॉडकास्टिंग क्या, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। सवाल आ सकता है डिस्कशन बोर्ड क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। डिस्कशन बोर्ड क्या, उसके फीचर्स क्या है। डिस्कशन बोर्ड क्या, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। सवाल आया गया है कि मैसेजिंग क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है,
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दो। चैट मैसेज, चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ईमेल क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीजें ना मैं फिर से देखिए हाथ जोड़ के आपके सामने कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 10, 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 14, ये हर बार आता है। अगर ये आप पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 14 पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक, पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक, पहले वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक पूरा डॉक्यूमेंट रीड कर लेते हो ना, जिसमें 14 पेजेस है, ये 14 पेजेस अगर आप रीड कर लेते हो ना एक दिन के अंदर एक दो बार, तो आपका एक सवाल पक्का हो जाएगा, 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। सही है। चैप्टर नंबर जो आपके पास 9 है, 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके अगर आप लेट सपोज मेरे ख्याल से कोई 7-8 पेजेस होंगे, अगर आप वो 7-8 पेजेस जो है वो रीड कर लेते हो 2-3 बार, तो इसका मतलब ये है कि 10 मार्क्स का सवाल आपका वहां से आ जाएगा। तो चैप्टर नंबर 10 जो है इंट्रा पर्सनल वर्सेज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसके तकरीबन कोई 13-14 पेजेस होंगे, अगर आप वो पूरा रीड कर लेते हो तो उसमें तकरीबन आपके पास जो है वो 10 मार्क्स आ जाएंगे। तो 30 मार्क्स तो यहाँ हो गए, मैक्सिमम 30 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 11 और 13 को मिला के आपके पास 10 मार्क्स का सवाल आ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे इन 5 चैप्टर्स को मिला के तकरीबन तकरीबन 30-35 मार्क्स निकाल सकते हो। सर बाकी के 30-35 मार्क्स कहां से आएंगे, वो आपके पास आएंगे चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक, जिसमें से 7 माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 और 8। सर 5 चैप्टर में से 35 मार्क्स आ रहे हैं, 7 चैप्टर में से 35 मार्क्स आ रहे हैं। बाकी के जो आपके पास 30 मार्क्स है वो कहां से आएंगे, वो आपके पास आएंगे, वो आपके पास आएंगे लेटर, मेमो, रिपोर्ट और डू एज डायरेक्टेड के सवाल। तो सिंपल है यार, वो जो शुरू के 7 चैप्टर्स मैंने आपको रिवाइज कराए थे, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 और 8, ये 7 चैप्टर्स कर लो तो 35 मार्क्स वहां से सिक्योर हो जाएंगे। सही है। ये जो 5 चैप्टर है 9 10 11 13 14, 9 10 11 13 14, तो 35 मार्क्स यहाँ से सिक्योर कर लोगे। सही है। फिर चैप्टर नंबर 7 और 12 जो है अगर थोड़ा सा रीड कर लो तो इसमें से आपके 3-4 मार्क्स आ जाएंगे। फिर जो आपके पास बचे हुए मार्क्स ना 30 मार्क्स, वो आएंगे लेटर, लेटर शायद आपके पास 10 मार्क्स का आ जाए, मेमो आपके पास शायद कोई 4-5 मार्क्स की आ जाए, 6 मार्क्स की आ जाए, और आपके पास रिपोर्ट जो कि 10 मार्क्स की आ जाएगी, तो 25-30 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और प्रेसी, हाँ प्रेसी के भी आपको 5-6 मार्क्स मिल जाते हैं। तो प्रेसी इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो विद दिस आज की क्लास को यहीं पे ही एंड करते हैं। चैप्टर नंबर 12 मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है और छोटा सा चैप्टर है, आपके पास 5 पेज का चैप्टर है। देखें इसमें 2 चीजें पूछी गई है भाई, इफेक्टिव बिजनेस मैसेज क्या होता है, इफेक्टिव बिजनेस मैसेज के प्रिंसिपल्स क्या है, और परसुएसिव बिजनेस मैसेज किस तरीके से लिखा जाता है। इफेक्टिव बिजनेस मैसेज क्या होता है, वो मैसेज जो क्लियर और कंसाइज हो, वो मैसेज जिसमें प्रोफेशनल टोन हो, वो मैसेज जो कि ऑडियंस के हिसाब से बनाया हो, जिसका एक पर्पस हो, जिसका कॉल टू एक्शन हो। अब ये याद करने में अब कितना टाइम लगता है, मेरे ख्याल से ये सारी बातें अब कुछ 10-12 बार मैं आपसे कर चुका हूं। प्रिंसिपल क्या है, यू कीप इट सिंपल। अगर आपने कोई मैसेज को इफेक्टिव बनाना है, परसुएसिव बनाना है, तो यू कीप इट सिंपल, बी ओरिजिनल, क्लिशे इस्तेमाल नहीं करो, घिसी पिटी बात इस्तेमाल नहीं करो। सही है। राइट टोन, ऑडियंस के हिसाब से और कंटेंट के हिसाब से टोन सेलेक्ट करो, अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करो और प्रूफ रीडिंग कर लो तो कि गलती ना हो। ये आप इस तरीके से क्या करोगे, आप अपनी कम्युनिकेशन को क्या कर लोगे, इफेक्टिव बना दोगे। और दूसरा क्या है, परसुएसिव बिजनेस मैसेज कैसे लिखा जाता है, आप सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी के साथ बात करते हो। टैक्ट का मतलब है केयरफुली बात कर रहे होते हो। आप क्या करते हो, हवाई बातें नहीं करते, एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं करते, कॉन्क्रीट बातें करते हो, आप यू अप्रोच लगा रहे होते हो। ये आपके पास चैप्टर नंबर 12 है। अगर ये मासूम से 5 पेजेस भी अगर आप पढ़ लो और इसमें से 2-3 मार्क्स मिल जाते हैं तो क्या बुराई है। सही है। तो यहाँ पे मैं आज की क्लास ऑफ कर रहा हूँ। सही है। कल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, लेटर, मेमो, प्रेसी और रिपोर्ट राइटिंग देख लेंगे, और उसके बाद अगर इंशाल्लाह टाइम बचेगा तो डेफिनेटली बचेगा, तो उसमें हम क्या कर लेंगे कि 1-2 पास पेपर्स हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।